Bismillahirrahmanirrahim. I am Parvez Iqbal and today I will like to discuss historical research. आज हम historical research के हवाले से बात करेंगे. Excuse me. हिस्टोरिकल रिसर्च माजी के वाक़यात का जायज़ा लेना है. ना सिर्फ माजी के वाक़यात को स्टडी करना, उनका जायज़ा लेना, बल्कि माजी के वाक़यात का आज के हालात पर असरात का जायज़ा लेना भी हिस्टोरिकल रिसर्च का हिस्सा है. स्लाइड देखते हैं जी. Historical research involves studying, understanding, and explaining the past events. Its purpose is to arrive at conclusions concerning cause and effects of past occurrences that may help to explain present and future events. जैसे मैंने पहले बात की है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो माजी के वाक़यात का जायज़ा लेना है और काज एंड इफेक्ट्स को, जो पास्ट अकरेंसेस के जो कॉजेज हैं या इफेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करना है. ना सिर्फ उनको स्टडी करना है बल्कि उनकी मदद से आज और आने वाले वक्त के हालात को एक्सप्लेन करना या उनका जायजा लेना भी हिस्टोरिकल रिसर्च के जुमरे में आता है. अगर मैं बहुत सारी मिसालें दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मिसाल मैं देता हूँ. आप लोग जानते हैं कि 1972 में गवर्नमेंट ने स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को अपनी कौमी तहवील में ले लिया, नेशनलाइज कर लिए तमाम स्कूल्स. तो दिस इज इवेंट ऑफ 1972. तो इस इवेंट को स्टडी करना कि ये गवर्नमेंट ने ये कदम क्यों उठाया और उसके साथ साथ इसकी कॉजेज क्या थी और फिर इसके इफेक्ट्स क्या हुए, और आज के दौर में जो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था स्कूलों को अपनी तहवील में लेने का, आज के तालीमी निज़ाम पर उसके क्या असरात हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. एग्जांपल्स: इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन इन 1972. स्टडी ऑफ करिकुलम ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस इन मुगल पीरियड. मुगल पीरियड में जो मुस्लिम अदारों में, मुसलमान अदारों में जो निसाब पढ़ाया जाता था उसको स्टडी करना, उसका जायजा लेना. अ स्टडी ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको स्टडी करना, उनका जायजा लेना. अ स्टडी ऑफ लिटरेसी कैंपेन्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जो लिटरेसी कैंपेन्स हैं उनका जायजा लेना. तो these are all the examples of historical research. स्टेप्स की तरफ आते हैं जी. इसके स्टेप्स क्या हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के? नंबर 1 इज डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. आमतौर पे कहा जाता है कि when there will be problem there will be research, and if there is no problem there will be no research. तो सबसे पहला स्टेप किसी भी रिसर्च का, दैट इज द डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना. नंबर 2 इज कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा को कलेक्ट करते हैं. रिसर्च जो है आज़ाद-ओ-शुमार का खेल है और किसी रिसर्च को रिसर्च उस वक्त नहीं माना जाता जब तक उसके अंदर आज़ाद-ओ-शुमार ना हो. तो कलेक्शन ऑफ डाटा ये इसका दूसरा स्टेप है. और कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो 2 स्टेप्स के जरिए की जाती है, 2 सोर्सेज के जरिए की जाती है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. नंबर 3 इज एनालिसिस और क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा. जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं, जो भी मालूमात इकट्ठी करते हैं, उसको फिर एनालाइज किया जाता है. बाकी रिसर्चेज में हम एनालिसिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बट इन हिस्टोरिकल रिसर्च क्योंकि इसके अंदर जो डाटा होता है वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में होता है, डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, वो अदाद की सूरत में नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यूज की सूरत में नहीं होता.
मुख्तलिफ डायरीज हैं, मुख्तलिफ बुक्स हैं, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, अखबारात के आर्टिकल्स हैं, ये सब जो है ये दिस इज द डाटा ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसमें एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता है, इसमें क्रिटिसिज्म होता है। हम कहते हैं अच्छा जी फलां राइटर ने ये कहा, फलां राइटर ने ये कहा, फलां राइटर ने ये कहा, लिहाजा ये बात दुरुस्त है और ये बात दुरुस्त नहीं है, तो दिस इज क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा होती है एनालिसिस के बजाय। और ये भी दो किस्म का है, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, दूसरा इंटरनल क्रिटिसिज्म। और फिर इस सब की डिटेल हम आगे चल के डिस्कस करते हैं जी। फिर ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, हम कंक्लूजन्स को ड्रा करते हैं और फाइनली जो है हम किसी भी रिसर्च की एक रिपोर्ट लिखते हैं। जिस तरह आप जब रिसर्च थीसिस कर लेते हैं तो रिसर्च थीसिस क्या है, दिस इज अ रिसर्च रिपोर्ट। हाँ जी, डाटा कलेक्शन में हमने बात की थी कि दो सोर्सेज के जरिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं। नंबर 1 इज द प्राइमरी सोर्स एंड नंबर 2 इज द सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक रोड के ऊपर जा रहा हूँ, वहां पे एक एक्सीडेंट होता है, तो मैं उस एक्सीडेंट की जो भी रुएदाद है वो मैं आपको सुना रहा हूँ या किसी और को सुना रहा हूँ। तो मैं जो है जो आई विटनेस हूँ उस इवेंट का, आई एम दी प्राइमरी सोर्स। और अगर मैंने ये वाकया, ये एक्सीडेंट जो है आपको बताया और आप आगे घर में जाके बता रहे हैं कि आज फलां जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, देन यू आर द सेकेंडरी सोर्स। आपका नॉलेज इनडायरेक्ट है, मेरा नॉलेज डायरेक्ट है। आई एम दी आई विटनेस, तो आई हैव द फर्स्ट हैंड नॉलेज, सो आई एम दी प्राइमरी सोर्स। ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं यहाँ देता चलूं कि जब गवर्नमेंट जो है पॉलिसी जो है पब्लिश करती है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो बुकलेट जारी करती है उस पॉलिसी के ऊपर जो किताब छापती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये प्राइमरी सोर्स है। और इसी पॉलिसी को मैं अपनी किताब में अगर डिस्कस कर रहा हूं तो मेरी किताब जो है वो क्या होगी, सेकेंडरी सोर्स होगी। ठीक हो गया। तो देखते हैं जी प्राइमरी सोर्सेज क्या है। द फर्स्ट हैंड नॉलेज है, डायरेक्ट सोर्स है, आई विटनेस अकाउंट है, रिपोर्ट बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर, जो बंदा उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है उसकी रिपोर्ट जो है वो प्राइमरी सोर्स है। पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट, जो भी कोई शख्स है किसी भी इवेंट के अंदर जो मौजूद है और वो रिपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या है, वो प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्सेज में चीजें क्या आती हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके अंदर। ठीक है ना। आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, आपने अपना रिसर्च थीसिस लिखा है, ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं, आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, तो दीज आर द फर्स्ट हैंड नॉलेज। ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं और ये क्या है, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ये एक लंबी लिस्ट है, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स आर द रिकॉर्ड्स केप्ट एंड रिटन बाय एक्चुअल पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट। किसी भी इवेंट के जो एक्चुअल पार्टिसिपेंट हैं वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं और उनको मेंटेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। दीज आर, अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशंस, चार्टर्स, लॉज, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, court decisions, diaries, letters, contracts, affidavits, declarations, certificates, lists, bills, newspapers, magazines, books, diagrams, maps, pamphlets, film, pictures, paintings, and research reports. These are all the documents and are example of primary sources. दूसरी जो एग्जाम्पल है दैट इज द रिमेन्स एंड रेलिक्स। रिमेन्स एंड रेलिक्स क्या है, ये वो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं which are associated with some person or period. अगर आप कराची में जाएं, मज़ार कायद पे जाएं, तो आप देखेंगे वहां पे एक म्यूजियम है छोटा सा, और उसमें कायद आजम की बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। उसमें उनकी क्रॉकरी रखी गई है, उनकी स्टिक रखी हुई है, उनके शूज मौजूद हैं, उनकी गाड़ियां मौजूद हैं। तो दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद कायद। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी रिमेन्स एंड रेलिक्स। रिसर्च में इनको भी स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कायद-ए-आज़म के हवाले से अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो ये सब चीजों को भी हम रिसर्च का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, दीज आर द रिमेन्स एंड रेलिक्स। अच्छा जी, स्लाइड की तरफ आते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद अ पर्सन और पीरियड।
These include buildings, furniture, paintings, pictures, teaching materials, equipments, textbooks, and examinations. These are the remains and relics. These are the objects associated with a person or period. तो इनको हम क्या कहते हैं, ये रिमेन्स एंड रेलिक्स हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सोर्स, प्राइमरी सोर्स हमने पहला क्या डिस्कस किया, डॉक्यूमेंट, दूसरा रिमेन्स एंड रेलिक्स, और तीसरा है ओरल टेस्टिमनी। ओरल टेस्टिमनी किसे कहते हैं, जुबानी गवाही को। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी नानी अम्मा मुझे वो किस्से सुनाया करती थी 1947 के, कि किस तरीके से उनके हमारे खानदान ने वहां से मूव किया और रास्ते में किन मुसीबतों और मसाइल और मसाइब से गुजरे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दिस इज ओरल टेस्टिमनी, ये जुबानी गवाही है, ठीक है ना। तो इट इज, स्लाइड की तरफ आते हैं। इट इज स्पोकन अकाउंट ऑफ अ विटनेस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के जो विटनेस का स्पोकन अकाउंट है, जो उसने जो बात बयान की हुई है, उसको हम ओरल टेस्टिमनी कहते हैं, जुबानी गवाही। दिस इंक्लूड्स इंटरव्यूज ऑफ टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इसके अंदर जो है असातिज़ा के, एडमिनिस्ट्रेटर्स के, स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के इंटरव्यूज हो सकते हैं। Then we come to secondary sources. Secondary sources के हवाले से मैंने पहले भी बताया, सेकेंड हैंड नॉलेज है, इनडायरेक्ट सोर्स है, मेजर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज इसकी मिसाल हैं, आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। मैंने पहले कहा कि एक इवेंट को मैंने देखा है, तो मैं अगर कहीं बयान कर रहा हूँ, जुबानी बयान कर रहा हूँ या लिख रहा हूँ, तो वो प्राइमरी सोर्स है। लेकिन उस इवेंट को अगर आपने सुना है और आपने उसको कहीं और बयान किया है, या आपने फिर तहरीर में लाए हैं, तो आप जो है वो तहरीर या आपका वो बयान जो है वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स है। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी कि हमने डाटा कलेक्शन के दो तरीके बताए थे, एक प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। और उसके बाद एनालिसिस की बात की थी। एनालिसिस भी दो किस्म का है, एक एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है और दूसरा इंटरनल क्रिटिसिज्म है। मैंने पहले भी कहा है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में चूंकि जो हमारे पास डाटा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे हम लफ्ज जो है वो क्रिटिसिज्म इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम एनालिसिस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या है, जब आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो सबसे पहली चीज जो है हमने देखनी होती है वो ये होता है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, असल है या नकल है। फॉर एग्जांपल, हम कोई 1965 की वॉर के हवाले से हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें एक डायरी मिलती है और डायरी जिस बंदे के पास है वो क्लेम करता है जी ये मेजर अजीज भट्टी की डायरी है। तो जाहिर सी बात है फिर हमें देखना है कि क्या ये वाकई असल में है, असल में ये मेजर अजीज भट्टी की डायरी है, ये किसी और बंदे ने तो नहीं लिख के ये क्लेम किया हुआ कि ये मेजर अजीज भट्टी की डायरी है। तो उसके लिए, उसको जज करने के लिए जो हम क्रिटिसिज्म, जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। स्लाइड की तरफ आते हैं। इट इज कंसर्न विद द ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ डाटा, कि ये जो डाटा, या किसी ने कोई लेटर लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल का लेटर है, तो क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है? कायदे आजम का लेटर है, क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है? गालिब का लेटर है, क्या ये ओरिजिनल है या नहीं है? इसी को हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इट एक्सप्लोर्स वेदर द डॉक्यूमेंट और रेलिक इज रियल एंड ओरिजिनल। इसमें हम ये देखते हैं कि ये वाकई रियल और ओरिजिनल है, उसी शख्स का है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है, रेदर देन काउंटरफीट, फ्रॉजरी और हॉक्स, या फिर ये धोखाधड़ी है, नकल है, ये चकमा दिया गया है। तो दिस इज द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अच्छा, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते कैसे हम, कैसे इसके टेस्ट क्या है कि हमें पता चले कि ये चीज जेन्युइन है, असल है या नकल है? तो वेरियस टेस्ट्स आर यूज्ड टू नो द जेन्युइननेस को चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेटर है तो उसकी हम एज डिटरमिन कर सकते हैं, उसके लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए हमें पता चल सकता है ये कागज कितना पुराना है, उसके लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए पता चल सकता है कि इसके अंदर जो स्याही इस्तेमाल की गई है वो कितनी पुरानी है। तो इसी तरीके से जो भी रिमेन्स एंड रेलिक्स हैं, लेटर्स हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं फॉर एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये जानने के लिए कि ये जो चीज है, ये लेटर जो है या डॉक्यूमेंट है या रिमेन्स और रेलिक है या कोई
बिल्डिंग है या ऑब्जेक्ट है, सॉरी बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये वही है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है? तो दिस इंक्लूड द टेस्ट ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर्स अगर वहां पे अल्लामा इकबाल के सिग्नेचर हैं तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई ये उनके हैं। टाइप किस तरह किया गया है, स्पेलिंग इसके किस जमाने के हैं, हैंड राइटिंग कौन सा है, क्या मैच करता है या नहीं करता, लैंग्वेज उस जमाने की यूज हुई है या नहीं हुई। It may also involve the physical and chemical test of paper, ink, cloth, stone, wood, metal and paint. उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या लेटर है, जैसे जो स्याही का इस्तेमाल किया गया या जो पेपर है, उसके टेस्ट, केमिकल टेस्ट, फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट किए जाते हैं कि ये पेपर जो है या इंक, क्लॉथ, स्टोन, वुड, मेटल और पेंट जो कुछ भी है, ये क्या उतना पुराना है कि उस जमाने का जिसको क्लेम किया जा रहा है। तो दीज आर दी टेस्ट फॉर एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। तो डेटा की को हम जांच रहे हैं कि डेटा जो है या जो हमें लेटर्स बताए गए हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये रियल हैं या रियल नहीं है। इसमें और मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक्सला के जो खंडरात हैं उसमें बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं और उनकी कोई मजहबी अकीदत है तो वो वहां जाते हैं और वहां से जो अशिया मिलती हैं वो बड़े महंगे दामों में खरीदते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो दो नंबरी करते हैं और खुद से ऐसी चीज़ें बना लेते हैं और उसको क्लेम करते हैं कि ये यहाँ से मिले हैं, तो उनको महंगा करके बेचने के लिए तो उनको टेस्ट किया जा सकता है कि ये वाकई उस जमाने के हैं या अब के दौर में बनाए गए हैं। तो दीज आर दी टेस्ट फॉर एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। उसके बाद हम इंटरनल क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। इंटरनल क्रिटिसिज्म का ताल्लुक जो है वो इट इज कंसर्न विद द एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट। पहले हमने देखा जी ये कोई डायरी है, अंदर तो हमने देखा ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। ये लेटर है तो इसका कागज जो है क्या इतना पुराना है, इसकी स्याही, तो हमने ये देखा ही नहीं कि इसके अंदर लिखा क्या है। तो अब हम बात करेंगे जो कुछ इसके अंदर है, जो कंटेंट्स हैं क्या वो एक्यूरेट हैं। अगर मेजर अजीज भट्टी की डायरी है तो उसके अंदर जो है अगर कोई डॉक्टरी नुस्खे लिखे गए होंगे तो हम कहेंगे ये तो नहीं, ये मेजर अजीज भट्टी की डायरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं था। अल्लामा इकबाल के जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जो लेटर के अंदर हमें डॉक्टरी नुस्खे मिलेंगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये अल्लामा इकबाल के लेटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट्स। जो कंटेंट्स हैं क्या वाकई एक्यूरेट हैं। स्लाइड की तरफ आते हैं। इट इज कंसर्न विद द एक्यूरेसी और वर्थ ऑफ द कंटेंट ऑल्दो द डॉक्यूमेंट्स में बी जेन्युइन डू दे रिप्रेजेंट द ट्रू पिक्चर। क्या वो ट्रू पिक्चर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो क्लेम किया अल्लामा इकबाल का अगर ये लेटर है तो ये वाकई जो कंटेंट्स उनके साथ रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ जो चीजें हम देखते हैं, वर द राइटर्स कॉम्पिटेंट, अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट। क्या राइटर्स जो थे वो कॉम्पिटेंट हैं, अनबायस्ड हैं, ऑनेस्ट हैं, वर दे सब्जेक्ट टू फेयर एंड प्रेशर। अब हम कंटेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल मुगलिया दौर में किसी ने कोई हिस्ट्री लिखी है, मुगल बादशाहों के मुतालिक लिखा है, तो अब हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या वो ठीक लिखा है या ठीक नहीं लिखा। तो हम ये देखेंगे राइटर्स जो थे वो कॉम्पिटेंट थे, वो मुतासिब तो नहीं थे, ऑनेस्ट थे, वर दे सब्जेक्ट टू फेयर एंड प्रेशर। कहीं बादशाह ने अपने हुक्म से तो नहीं अपनी तारीफें लिखवा ली उसके अंदर। हाउ लॉन्ग आफ्टर द इवेंट वाज रिकॉर्डेड। और ये भी देखते हैं कि ये जो लेटर लिखा गया है, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है या जो हिस्ट्री की बुक लिखी गई है, ये इवेंट के कितने अरसे बाद लिखी गई है। अगर जल्दी उसी वक्त लिखी गई होगी तो उसकी अथेंटिसिटी ज्यादा है, और जितना ये डिलेड लिखी गई है, लेट लिखी गई है, उतना ही इस पे शक किया जा सकता है। टेस्ट फॉर इंटरनल क्रिटिसिज्म। अभी जो हमने बात की थी, तो इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या मुराद है कि क्या जो कंटेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने बात की है कि हमने देखना है कि जो राइटर्स हैं उनकी अपना ऑथेंटिसिटी क्या है, उनका अपनी वर्थ क्या है। तो ये टेस्ट फॉर इंटरनल क्रिटिसिज्म, अगर हम कंटेंट्स को जांचने जा रहे हैं कि ये एक्यूरेट हैं या नहीं है, राइटर ने सही लिखे हैं या दे हैव रिटन दीज डॉक्यूमेंट्स आर्टिकल्स विद बायस्ड मोटिव, तो फिर उसके लिए हम तहकीक करेंगे।
एक से ज्यादा राइटर्स को देखेंगे, तमाम राइटर्स ने क्या लिखा हुआ है, तो उसके मुताबिक फिर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म को कैसे हम टेस्ट करते हैं? नंबर 1, नॉलेज एंड कंपिटेंस ऑफ द ऑथर। ऑथर की अपनी कंपिटेंस क्या है और उसका नॉलेज क्या है। देखिए आज के दौर में भी जो अखबारात के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं तो हमें पता होता है कि फलां जो राइटर है वो बायस्ड, वो किस सियासी जमात की फेवर करता है, तो जब ये जाहिर है वो लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको फेवर दे जाता है। तो उसकी अपनी कंपिटेंस और उसका नॉलेज क्या है, ठीक है, उसके अपने नाम क्या है, उसकी वर्थ क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। फिर देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इवेंट्स, कि जिस इवेंट को राइटर ने बयान किया है क्या दूसरे राइटर्स ने भी बयान किया। अगर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें राइटर ने भी वो इवेंट बयान किया है तो इसका मतलब वो इवेंट वकूफ पजीर हुई है। तो कंसिस्टेंट, और अगर एक ही राइटर ने उसकी बात की है तो उस पर शक किया जा सकता है। कंसिस्टेंसी ऑफ इवेंट्स, कि इवेंट्स को बार बार लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो दिस इज द टेस्ट फॉर इंटरनल क्रिटिसिज्म। देन देयर इज बायस्ड एंड अनबायस्ड मोटिव्स। तो ये भी हमें पता चल जाता है कि राइटर जो है वो बायस्ड है या अनबायस्ड है, ठीक है। तो उसकी तहरीरों से पता चल जाता है। तो ये भी जो है टेस्ट है कि अगर राइटर जो है अनबायस्ड है तो वो उसने जो चीजें लिखी हैं वो दुरुस्त लिखी हैं। अगर वो बायस्ड है तो उसने चीजें जो है तासुब के साथ, जानबदारी के साथ लिखी हैं। टाइम डिले, ये भी हमने पहले भी बात की थी कि अगर कोई इवेंट वकूफ पजीर होती है तो अगर तो वो राइटर उसको उसी वक्त बयान करता है या लिखता है तो उसके सही होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। और जितनी भी कोई किसी इवेंट को ताखीर से तहरीर किया गया हो या बयान किया गया हो, उसके सही होने के उतने ही चांसेस कम है। तो ये हमने अभी बयान किए हैं कि जो कंटेंट्स की एक्यूरेसी को हम कैसे जज करते हैं, बाय द नॉलेज एंड कंपिटेंस ऑफ द ऑथर। नंबर 2, कंसिस्टेंसी ऑफ इवेंट्स। नंबर 3, बायस्ड अनबायस्ड मोटिव्स के जरिए। एंड नंबर 4, टाइम डिले, कि उसको जो इवेंट है उसके वकूफ-पज़ीर होने के कितने ताखीर से या लिखी गई है या फौरी लिखी गई है। तो इसके जरिए हम कंटेंट्स को एनालाइज करते हैं, कंटेंट्स की एक्यूरेसी को एनालाइज करते हैं। तो दिस वाज द इंटरनल क्रिटिसिज्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म रिसर्च रिपोर्ट इज रिटन। थैंक यू वेरी मच। आज का ये टॉपिक हिस्टोरिकल रिसर्च के हवाले से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।